तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ठीक है। अच्छा, ये शॉक थेरेपी, इसका शुरुआत हमने कर लिया था ना कल। तो थोड़ा सा एक हल्का रिवीजन इसका कर लेते हैं। शॉक थेरेपी, शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या है? शॉक का मतलब क्या होता है? झटका लगना, आघात लगना या सदमा लगना। थेरेपी का मतलब उपचार करना, यानी कि आघात दे करके उपचार करना, ये हुआ शॉक थेरेपी का मतलब, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था तो उसके बाद यहाँ शॉक थेरेपी अपनाएगी ना। शॉक थेरेपी क्या थी? समाजवादी व्यवस्था से पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ जो संक्रमण का दौर था, ठीक। यानी कि समाजवादी व्यवस्था में जितनी भी सारी चीजें हैं, फैक्ट्री, कंपनी, मिल वगैरह सब बेच दिया गया प्राइवेट हाथों में। वही तो है शॉक थेरेपी। और इसमें इसको करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक जो न्यूयॉर्क में है, और IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। तो इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इसी को क्या कहते हैं हम? शॉक थेरेपी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है? शॉक थेरेपी कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, जो शॉक थेरेपी के अंतर्गत क्या होगा, राज्य की संपदा के निजीकरण और व्यवसायिक ढांचे को तुरंत अपनाने की बात कहेगी, जिसके अंतर्गत सामूहिक फार्म और निजी सामूहिक फॉर्म को निजी फॉर्म में बदला गया और पूंजीवादी पद्धति से खेती प्रारंभ हुई। ठीक हो गया। शॉक थेरेपी की विशेषता में वही चीज तुमने लिखनी है जो स्टार्टिंग में मैंने तुमको पूंजीवाद, साम्यवाद, इसीलिए मैंने जो पहला लेक्चर बड़ा लंबा लेक्चर दिया था उसका ना, पूंजीवाद, साम्यवाद और समाजवाद का। अब शॉक थेरेपी को समझ गए। समाजवादी व्यवस्था से हम किस व्यवस्था में जा रहे हैं? पूंजीवादी व्यवस्था में। यानी कि समाजवादी व्यवस्था की चीजों को दरकिनार करना पड़ेगा, पूंजीवाद की चीजें जो पड़ी थी वो लिखने पड़ेंगी हमने ना, वही तो होगा। तो जैसे मिल्कियत, पहला है मिल्कियत का प्रमुख रूप निजी स्वामित्व, मैंने कहा था उसमें राज्य की संपदा का क्या होगा? निजीकरण। पूंजीवाद में ही होता है, सामूहिक फॉर्म को निजी फॉर्म में बदल दिया, पूंजीवादी पद्धति से खेती मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाना, मुद्राओं की आपसी परिवर्तन जो है, पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव, पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया। इन शॉर्ट देख रहे हैं इसको, डिटेल में कल हमने देख लिया था ना। शॉक थेरेपी के अब परिणाम, क्या परिणाम हुए शॉक थेरेपी की? तो क्या होगा, जो इसमें ये पूर्ण तरीके से असफल थी। हमने कहा था कि शॉक थेरेपी को अपनाया तो गया, लेकिन इससे अर्थव्यवस्था सुधरी नहीं, बल्कि क्या होगी, और ज्यादा बिगड़ गई, पूर्णतया असफल। रूस का औद्योगिक ढांचा चरमरा गया, रूसी मुद्रा जो रूबल में गिरावट आई, समाज कल्याण की पुरानी जो व्यवस्था थी वो नष्ट हो गई। समाज कल्याण में बहुत सारी चीजें जैसे होती है ना, स्वास्थ्य, शिक्षा लोगों को फ्री में मुहैया कराई जाती है समानता के आधार पर। तो पूंजीवाद में ऐसा होगा नहीं, फिर सरकारी रियायत खत्म होगी। तो 90% से जो ज्यादा उद्योग धंधे थे वो औने पौने दामों में बेच दिया गया। इनको ग्रास सेल के नाम से जाना जाता है। आर्थिक विषमता बढ़ी, खाद्यान्न संकट हुआ, माफिया वर्ग का उदय हुआ, अमीर और गरीब के बीच तीखा विभाजन हो गया, कमजोर संसद और राष्ट्रपति को अधिक शक्तियां, जिससे सत्तावादी राष्ट्रपति शासन हो गया। राष्ट्रपति को ज्यादा पावर मिली फिर यहाँ ना, और संसद को कम पावर मिली। अच्छा, एक चीज ये बताया था, गराज सेल। तो गराज सेल किसको कहा था? जो वहां के जो उद्योग धंधे थे ना, जो कंपनी थी, 90% कंपनी को क्या कर दिया गया, औने पौने दामों में बेच दिया गया। इसी को क्या कहते हैं, इतिहास की निजी हाथों में बेचा गया। इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा जाता है इसको, ठीक है। ये कल हो गया था ये। तो गराज सेल जैसे हालात उत्पन्न होने के कारण, देखो क्यों बेचना पड़ा, मतलब सब चीज, मतलब ठीक है। तो नंबर एक, महत्वपूर्ण जो उद्योग थे उनकी कीमत कम करके आंकी गई और उन्हें औने पौने दामों में बेच दिया गया। और इसको बेचने के लिए देखो अधिकार पत्र दिए गए थे लोगों को। लेकिन हुआ क्या कि उन लोगों ने भी, मतलब जो सभी लोगों को अधिकार पत्र थे, अधिकार पत्र किसी दलाल को बेच दिए, मतलब काला बाजारी करने वाले को बेच दिए उसने, ठीक है। और जो वहाँ की जो मुद्रा है रूबल, वो उसका वैल्यू गिर गया, ठीक। मुद्रा स्फीति बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, ठीक है। और लोगों की जमा पूंजी क्या होगी, खत्म होने लग गई, ठीक है। अब हम करेंगे टॉपिक यहां से स्टार्ट। शॉक थेरेपी तो समझ गए ना।
साम्यवाद से पूंजीवादी व्यवस्था में जाना है। अब है शॉक थेरेपी साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का सबसे बेहतर तरीका था? ये क्वेश्चन मार्क यहां पर है ना। क्या लगता है आपको, बेहतर मार्ग था? तो भाई जहां पर अर्थव्यवस्था तहस नहस होगी तो सीधे से कहेंगे हम कि वो बेहतर रास्ता नहीं था। देखो, शॉक थेरेपी साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का यह बेहतर तरीका नहीं था। इसके निम्नलिखित परिणाम आए। देखो, सोवियत संघ, रूस, जो पूर्व सोवियत संघ है, उसका उत्तराधिकारी रूस है, का राज्य द्वारा नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा गया, क्योंकि लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों में बेच दिया गया। इसको इतिहास की क्या कहते हैं, सबसे बड़ी गैराज सेल कहा जाता है। तो सरकारी से सब एक साथ बेच दे रहे हो, गैराज सेल कर रहे हो, मतलब सब पौने पौने दामों में, तो अर्थव्यवस्था तो मतलब चरमराएगी ना ऐसे में, अचानक से सब प्राइवेट हाथों में जाएगा। ठीक, तो क्योंकि प्राइवेट हाथों में अगर बेच भी रहे हैं तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वो व्यवस्थाएं होनी चाहिए ना, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में हम जा रहे हैं तो वहां पर पहले से ही तैयारियां होनी चाहिए उस व्यवस्था में सरवाइव करने के लिए, तभी तो हम वहां पर कर पाएंगे ना। तो खाली कह तो दिया हमने ऐसा करेंगे, लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, तो क्या होगा, अर्थव्यवस्था भाई गिरेगी उससे। दूसरा है, जो महाबिक्री जो हुई थी ना बेचने के लिए, सभी लोगों को अधिकार दिए गए थे, अधिकार पत्र दिए गए थे, लेकिन उन लोगों ने क्या कर दिया, अपने अधिकार पत्रों को जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं, जो दलाल लोग हैं, उनको बेच दिया। ठीक है, जो वहां की मुद्रा है वो क्या क्या है, वहां की मुद्रा रूबल, क्या है, रूबल है, तो उसके मूल्य में क्या होगी, गिरावट आ गई और लोगों की जमा पूंजी खत्म हो गई। सामूहिक खेती जो थी, पहले सामूहिक खेती होती थी, उसको समाप्त कर दिया गया, और क्या होगा, वहां पर निजी खेती होगी ना, और खाद्यान्न सुरक्षा मौजूद नहीं रही, खाद्यान्न संकट भी पैदा हो गया वहां पर। 1999 का जो सकल घरेलू उत्पाद था, जीडीपी जिसको कहते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, जीडीपी, तो 1959 की तुलना में नीचे आ गया। पुराना व्यापारिक ढांचा टूट गया था, लेकिन व्यापार की कोई नई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी। एक माफिया वर्ग उभर कर आया जिसने आर्थिक गतिविधियों को अपने नियंत्रण में लिया। माफिया वर्ग कहते हैं ना, जो किसी पर एक क्षेत्र में मतलब उसी का दबदबा चलता है। कोई शराब माफिया है, ठीक है, कोई अलग अलग कारोबारों के माफिया होते हैं, खनन माफिया होते हैं, तो उसका मतलब प्रभुत्व होता है, तो अपने मनमानी करता है उसमें। आर्थिक गतिविधियों को अपने नियंत्रण में ले लिया उन्होंने, जो माफिया वर्ग उभर करके आया। अमीर तथा गरीब के बीच में अंतर बढ़ने लगा। अब पूंजीवाद में जाएंगे तो अमीरी गरीबी का अंतर तो बढ़ेगा, ये बताया है पहले ना। जल्दबाजी में संविधान तैयार करके राष्ट्रपति को कार्यपालिका प्रमुख बनाकर सभी शक्तियां उसे दे दी, और संसद को कमजोर सत्ता बना दी, मतलब कमजोर बन करके रहेगी। एक्चुअल में संसद मजबूत होनी चाहिए ना, जैसे भारत, भारत का देखो, भारत में क्या है, संसद मजबूत है, राष्ट्रपति कमजोर है यहाँ, है ना। उन देशों में क्या किया, राष्ट्रपति को मजबूत कर दिया, संसद में तो सब लोग आते हैं ना, क्षेत्रों से चुन करके आते हैं, वो कमजोर होगी। तो इसमें क्या होगा, एक आदमी भैया तानाशाही भी कर सकता है ना, लेकिन भारत में देखो तानाशाही नहीं कर सकता है, सरकार सब चुन करके भेजा है, मतलब समर्थन गिर जाएगा उनका, ठीक है, सरकार गिर सकती है। तो संसद को पावर देना जरूरी है, लेकिन यहाँ संसद की जगह इन लोग यहाँ पर क्या किया, इन लोगों ने राष्ट्रपति को ज्यादा पावर दी, संसद को कम पावर दी। इस प्रकार परिणामों को देखकर हम कह सकते हैं कि साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर जो संक्रमण है धीरे धीरे होना चाहिए था, ताकि व्यवस्था में परिवर्तन को सहजता से अपनाया जा सके। तो जो संक्रमण था, संक्रमण मतलब साम्यवादी व्यवस्था से पूंजीवादी व्यवस्था में जाने का जो संक्रमण था, उसी को शॉक थेरेपी, ऐसा किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। दुनिया में सभी की दौड़ आजकल पूंजीवाद की तरफ ही है, लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उस व्यवस्था में जाने के लिए वहां पर पहले से क्या हो, व्यवस्थाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो, मतलब धीरे धीरे करना पड़ेगा ना, अचानक से करने में दिक्कतें हैं। ठीक है, अब हम आगे को बढ़ते हैं। संघर्ष और वह तनाव के क्षेत्र, ठीक। अब जितने भी हमने कहा सोवियत संघ टूट गया भैया 1991 में, और टूटने के बाद जितने भी उसके 15 गणराज्यों में टूटा, और उसके गणराज्य मतलब अधिकतर चाहे यूरोप के हों, चाहे एशिया के गणराज्य हों, उसमें जो उसमें शामिल थे, तो इसमें लगातार ये गणराज्य भी आपस में संघर्ष और तनाव से जूझते रहे, उलझते रहे। इनमें गृह युद्ध भी चला, लोकतंत्र बहाल करने की लड़ाइयाँ चली, बहुत मतलब आपसी अलगाव, ठीक है, अलग अलग प्रकार के एक क्षेत्र में लोग रहे, अलगाववादी आंदोलन भी चले। तो मतलब सोवियत संघ टूटने के बाद भी क्या हुआ,
अंदर जितने अलग अलग देश थे, ठीक है, बहुत सारे देशों में क्या चले, अलगाववादी आंदोलन चले, उनमें संघर्ष होता है, गृह युद्ध होता है। थोड़ा सा कुछ हम देखते हैं इसमें जो तुम्हारे सिलेबस में। पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र हैं। इन देशों में बाहरी ताकतों की दखलंदाजी भी बड़ी है। रूस के दो गणराज्यों चेचनिया और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। चेकोस्लोवाकिया दो भागों चेक तथा स्लोवाकिया में बट गया। देखो, रूस के तो गणराज्य हैं चेचनिया और दागिस्तान, तो यहां भी अलगाववादी आंदोलन चले। ठीक, चेचनिया में तो मतलब रूस ने बहुत सारे यहाँ बमबारी करी, मानव अधिकारों का मतलब फोर्सफुली यहाँ पर लोगों के अधिकारों को हनन किया गया। लोगों के जो अधिकार थे ना चेचनिया में, मतलब जो रूस की सत्ता थी उसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया चेचनिया के। तो चेचनिया ने इनको दबाने के लिए, इसके आंदोलन को दबाने के लिए वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हुआ, ज्यादतियां हुई, कहने का मतलब ये। और दागिस्तान, ये दागिस्तान भी वही है, ठीक है, जो रूसी गणराज्य है वही है दागिस्तान। चेकोस्लोवाकिया दो भागों में बट गया। अच्छा, पहले मैं देखो, चलो मैप में भी देखते हैं। मैप में मैंने इसमें डाला था, इसमें देखते हैं। अच्छा, ये देखो, यहाँ पर उसने क्या, अच्छा दागिस्तान वाला जो इलाका है ना, देखो इसमें डाला नहीं है, जो ये रूस है ना, रूस है। रूस के इस हिस्से में मतलब एक जगह यहाँ पर क्या है, चेचेनिया है, और यहीं पर नीचे पर दागिस्तान है। यहाँ पर अलगाववादी आंदोलन चले, ठीक है। सोवियत संघ टूटने के बाद भी जगह जगह पर जो टूटे थे ना इसके अलगाववादी आंदोलन चले हैं, उसके बाद भी देश टूटे हैं। अभी फिर इसने अगला टर्म बोला था चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया एक देश था, वो बाद में टूट गया चेक और स्लोवाकिया में। इसमें चेक और स्लोवाकिया, पहले क्या था, चेकोस्लोवाकिया था, बाद में किसमें टूट गया, चेक और स्लोवाकिया में टूट गया, ठीक है। तो ये देखो जो चेकोस्लोवाकिया है, चेक और स्लोवाकिया, अभी नक्शे में दिखा दिया ना। तो ये जो देश था चेकोस्लोवाकिया, इन दो भागों में टूट गया। और रूस, ये चेचनिया और दागिस्तान की स्थिति भी बता दी कहां पर है करके। अच्छा, अब देखो बाल्कन राज्य। अब बाल्कन राज्य किसे कहते हैं, इसको भी मैं अभी मैप में दिखाऊंगा, पहले इसको पढ़ लेते हैं। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो बाल्कन राज्य तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इसके पूर्व में काला सागर तथा इसके पश्चिम और दक्षिण में भूमध्य सागर की शाखाएं हैं। इस कारण बाल्कन राज्यों को बाल्कन प्रायद्वीप भी कहा जाता है। इसमें अल्बानिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, सर्बिया, तुर्की, यूनान, मैसेडोनिया गणतंत्र प्रमुख रूप से सम्मिलित हैं। कुछ अन्य राज्यों को भी इसमें शामिल किया जाता है, जैसे स्लोवेनिया, रोमानिया आदि। तो मैं आपको अब दिखाता हूँ बाल्कन क्षेत्र कौन सा है पहले, ठीक है। मैप में इसको देख लेते हैं। अच्छा, ये वाला इलाका देखो बच्चों, ये वाला इलाका, ठीक है, ये वाला जो इलाका है ये तुम्हारा बाल्कन क्षेत्र है, बाल्कन प्रायद्वीप भी कहते हैं। तो एक तरफ यहां पर देखोगे तो ये काला सागर है, ठीक है, और इसके नीचे पर देखो तो भूमध्य सागर दिखेगा, और ये भी भूमध्य सागर की एक धारा है, एड्रियाटिक सागर इसको बोलते हैं। यानी कि इस ओर से, इस ओर से और इस ओर, तीन ओर से। प्रायद्वीप कहते किसे हैं, जो तीन ओर पानी से घिरा रहता है ना, उसको प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक। तो ये जो क्षेत्र है ये तीन ओर जो घिरा है पानी से, तो प्रायद्वीप तो होगा ही। तो ये वाला इलाका जो है वो क्या है, बाल्कन क्षेत्र है, ठीक। इस इलाके को क्या बोलते हैं, यहाँ पर आसपास में जो देश हैं ये बाल्कन क्षेत्र के देश हैं, ठीक है, ये बाल्कन क्षेत्र के देश हैं, ये वाला देश है, ठीक है, समझ गए बाल्कन क्षेत्र। तो ये उसकी स्थिति दिखा दी, और उसमें जो देश थे उसको मैंने बता दिया। बाल्कन गणराज्य यूगोस्लाविया गृह युद्ध के कारण कई प्रांतों में बढ़ गया, जिसमें शामिल बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया और क्रोएशिया। ये दिखाता हूं, बाल्कन गणराज्य क्या है, यूगोस्लाविया। तो यहां भी गृह युद्ध चले। ये वाला इलाका, ये वाला इलाका मैंने बाल्कन गणराज्य बताया ना, यहाँ पर तो तीन ओर से जो पानी से घिरा है, बाल्कन प्रायद्वीप भी कहते हैं।
तो यहां पर जो था स्लोवाकिया, ये जो युगोस्लाविया है, युगोस्लाविया, देखो युगोस्लाविया इस एरिया में हुआ करता था यहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्रोएशिया, ठीक है, हर्जेगोविना, ठीक। तो यहाँ पर जो देश मैंने बताए, तो इन देशों में ये क्या हो गया, टूट गया। जो तुम्हारे देश हैं इसमें ये हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, क्रोएशिया और बोस्निया, तो ये सब देश, अब ये जो यहाँ पर देश है ना, ये देश दिखेंगे, क्रोएशिया, ठीक, सर्बिया, ये हर्जेगोविना, ये देश में यहाँ पर दिखेंगे। तो बाल्कन गणराज्य जो था युगोस्लाविया, यहाँ भी गृह युद्ध चले। तो इसमें क्या हुआ, ये भी किस किस में बढ़ गया, ये बोस्निया है, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया और क्रोएशिया, इसमें बढ़ गया। जो बाल्कन गणराज्य युगोस्लाविया था ये भी टूट गया। इससे पहले अभी बताया मैंने, चेकोस्लोवाकिया भी टूटा, चेक और स्लोवाकिया में। फिर युगोस्लाविया था, युगोस्लाविया भी देखो 4 देशों में टूट गया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया और क्रोएशिया, ये हो गया। अब है बाल्टिक क्षेत्र। देखो बाल्टिक क्षेत्र पहले भी बता दिया है, या बाल्टिक गणराज्य। तो बाल्टिक गणराज्य में 3 देश आते हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। चलो बाल्टिक गणराज्य भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये है देखो बच्चों, ये वाला जो इलाका है, ये बाल्टिक सागर लिखा है ना यहाँ पर, ये बाल्टिक सागर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 3 देश देखोगे, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। तो बाल्टिक सागर के पास में ये जो देश हैं, इनको बोलते हैं बाल्टिक गणराज्य। यहाँ पर 3 देश इसको यहाँ पर हैं, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ठीक है। तो ये हुए बाल्टिक गणराज्य, आए समझ में। तो एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया 1991 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने, और 2004 में नाटो में भी क्या हो गए, शामिल हो गए, नाटो में भी शामिल हो गए। अब देखो मध्य एशिया, मध्य एशिया देखो कौन से देश आएंगे मध्य एशिया में। मध्य एशिया के तजाकिस्तान में 10 वर्षों तक, यानी 2001 तक गृह युद्ध चला। ये सब हम उनकी स्थिति देख रहे हैं ना, जो सोवियत संघ टूटने के बाद जो अलग हुए, उनके अंदर भी अब क्या चल रहे हैं, गृह युद्ध चल रहे हैं। कहीं पर राष्ट्रपति है, कहीं तानाशाही शासन हो गया है ना, निरंकुश शासन सत्ता ऐसी आ गई है, लोकतंत्र नहीं है। मतलब अब वहां अंदर ही अंदर लोगों का आक्रोश पड़ रहा है, आंदोलन चल रहे हैं। कहीं पर लोकतंत्र बहाल करने के लिए आंदोलन चल रहा है, कहीं पर जो हमारी तानाशाही सत्ता है उसको उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन चल रहे हैं, ठीक है। ये कब की स्थिति है, शीत युद्ध के समाप्त होने के बाद की स्थिति है। मध्य एशिया के तजाकिस्तान में 10 वर्षों तक, यानी 2001 तक गृह युद्ध चला। अजरबैजान, आर्मेनिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया में भी गृह युद्ध की स्थिति है। आखिर यूक्रेन तो अब अलग थोड़ा स्थिति इसकी हट गई है आजकल, तो उसके साथ युद्ध हो रहा है, किसके साथ, रूस के साथ हो रहा है ना यूक्रेन का। मध्य एशियाई गणराज्यों में पेट्रोल के विशाल भंडार हैं, इसी कारण यह क्षेत्र बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा बना है। तो मध्य एशिया, ये वाला जो इस तरफ का ये वाला जो इलाका है ना, ये कजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ये वाला जो इलाका है, यहाँ पर एक तो तेल के भंडार बहुत हैं, ठीक। आपसी टकराव के साथ साथ यहाँ पर बाहरी जो देश हैं, अमेरिका वगैरह या अन्य जो देश हैं डेवलप, उनकी नज़र भी यहाँ पर है। नज़र क्यों है, क्योंकि यहाँ तेल के भंडार हैं, ठीक है, तेल पर नज़र है ना उनकी, मेन ये है। तो तेल कंपनियां यहाँ जम करके जा रही हैं, और यहाँ तो तेल से लोग पैसा कमाते हैं, ठीक। अब देखो पूर्व साम्यवादी देश और भारत। अच्छा मैप में थोड़ा सा और अभी देखेंगे। पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंध कैसे थे, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। पूर्व साम्यवादी देश और भारत। अब जो पूर्व साम्यवादी देश मतलब जो पहले साम्यवादी शासन में थे, यानी कि सोवियत संघ में थे,
भारत के साथ उनके रिलेशन कैसे हैं, ये हमने देखना है। ठीक है, अब देखो इसमें सोवियत संघ के साथ भी हमारे रिश्ते अच्छे ही थे। ठीक है, हालांकि अमेरिका के साथ तो उतने अच्छे नहीं थे जितने हमारे कितने सोवियत संघ के साथ अच्छे रिश्ते थे। सोवियत संघ ने मदद भी की है भारत की, और भारत पर आरोप भी लगते हैं कि सोवियत संघ खेमे का था, क्योंकि दोस्ती थी ना, इसलिए। अब जो देश टूटे पूर्व साम्यवादी देश थे, उनके साथ संबंध अब कैसे हैं? पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं, रूस के साथ विशेष रूप से प्रगाढ़ है। अभी भी देखोगे रूस की तरफ ज्यादा झुकाव होता है भारत का। दोनों का सपना बहुध्रुवी विश्व का है। तो एक ध्रुव जब टूटा तो इन दोनों का सपना क्या है? बहुध्रुवी, मतलब ताकत एक जगह न हो, ताकत बिखर जाए, अलग अलग जगह पर ताकतें जाए। ठीक है, अलग अलग बहुत सारे ध्रुव बने। दोनों देश सह अस्तित्व, सामूहिक सुरक्षा, क्षेत्रीय संप्रभुता, स्वतंत्र विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों और का वार्ता के द्वारा हल, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुदृढ़ीकरण तथा लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। 2001 में भारत और रूस द्वारा 80 द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए। भारत रूसी हथियारों का खरीदार है, हथियार बहुत ज्यादा खरीदता है भारत वहां से। ठीक है, कहां से? रूस से। रूस से तेल का आयात भी करता है। परमाणुविक योजना तथा अंतरिक्ष योजना में रूस की बहुत सारी मदद कर रखी है। कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ ऊर्जा आयात बढ़ाने की कोशिश जारी है। और 2016 में ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था। ब्रिक्स में 5 देश होते हैं: ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। सम्मेलन के दौरान रूस भारत के बीच 17वें वार्षिक सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष अभियान समेत आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने एवं उनके लक्ष्यों की प्राप्ति पर बल दिया गया। तो इतनी आई बात समझ में? ठीक है, अब देखो इसको हम फिर पढ़ेंगे, अगले टॉपिक में पढ़ेंगे एक ध्रुवीय व्यवस्था क्या है और नई विश्व व्यवस्था क्या है। तो इसमें आएगा तुम्हारा जैसे खाड़ी देश या अरब देश, ये प्रथम खाड़ी युद्ध लिखा है ना ये, या अरब देश, ऐसे शब्द आएंगे, उनको बताता हूं मैं। ये भी खाड़ी युद्ध है, कंप्यूटर युद्ध, और ये सारी चीजें इसमें तुमने पढ़नी है। इसको हम अगले टॉपिक, अरब स्प्रिंग, अरब देखो। अब थोड़ा सा मैं तुमको ले चलता हूं नक्शे की ओर। इसी में मैं तुमको नक्शा दिखाता हूं। इसमें देखें, मतलब मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये खाड़ी देश कौन से हैं। ठीक हो गया? अच्छा, ये दिख रहा है क्या साफ? और जूम होगा? नहीं होगा ना, बढ़ जाएगा। अच्छा, ये देखो, जहां पर ये कर्सर मेरा है, यहां पर है फारस की खाड़ी। ठीक है, कौन सी खाड़ी है? फारस की खाड़ी है। और फारस की खाड़ी से जो लगे हुए देश हैं, ये जो इसको टच कर रहे हैं, ये यहाँ से ईरान भी लग रहा है, इराक भी लग रहा है, ये। ठीक है, तो ये जो देश हैं, ये देश क्या है? खाड़ी देश कहते हैं। कौन से देश कहते हैं? खाड़ी देश कहते हैं। इसमें इसमें साफ दिख नहीं रहा ना, ये तो ईरान हो गया, इराक हो गया, यहाँ पर कुवैत होगा, बहरीन होगा, ठीक है, यूएई होगा। तो मतलब ये फारस की खाड़ी से जो लगे हुए देश हैं, इनको क्या बोलते हैं? खाड़ी देश बोलते हैं। ठीक है, खाड़ी देश। कौन से देश बोलते हैं? खाड़ी देश। तो अमेरिका ने खाड़ी देशों में, देखो इराक में तो मतलब बड़ा खतरनाक कर दिया था। सोवियत संघ के टूटते ही इराक ने, यहाँ पर कुवैत पड़ता है, इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया। और ये देश बच्चों बहुत ज्यादा अमीर है, मतलब ये देश ना, ठीक, कुवैत, बहरीन, इनका वैल्यू देखोगे पैसा का, मतलब हमारे मुकाबले बहुत ज्यादा बड़ा इसका वैल्यू है, यहाँ की जो करेंसी है, क्योंकि यहाँ इनके पास तेल है। ठीक है, तेल बेचते हैं और उसके कारण मतलब ये बहुत ज्यादा अमीर बने हैं यहाँ लोग। ठीक है नहीं? तो अमेरिका की ये है, अमेरिका की नजर भी कहाँ है? इन देशों में है। इराक पर तो उसने हमला ही कर दिया, सद्दाम हुसैन का तो खात्मा कर दिया। अभी पढ़ेंगे हमने नई विश्व व्यवस्था में, यही पढ़ना है हमने। ठीक है, इराक पहले से, ये इराक है, इराक ने कुवैत पर हमला किया। ठीक,
तो उसके बाद अमेरिका ने सीधे इराक पर हमला बोल दिया, ठीक है ना। तो अभी पढ़ना है, फिर उसके 2003 में युद्ध चला, मतलब लास्ट में सद्दाम हुसैन जो था उसका खात्मा ही कर दिया। यानी कि खाड़ी देश में कहूंगा तो खाड़ी देश समझ जाना, ये फारस की खाड़ी के पास में ये जो देश हैं। मैं एक बार और दूसरा देखता हूँ, इसको फिगर कोई दिखता है तो मुझे और क्लियर। अच्छा, और आता है फिर चलिए एक बार मैप खोल लेते हैं। खाड़ी देश समझ गए ना फिलहाल, ठीक। अरब देश, अब अरब देश में ये वाले आएंगे, ये है ना सऊदी अरब है, सऊदी अरब में ये वाले देश, ठीक, ये वाले देश तो इस तरफ के देश तो खाड़ी देश में भी आएंगे। ऊपर को यहाँ से ईरान और इराक को छोड़ देना, ये सऊदी अरब हो गया, यमन हो गया, ओमान हो गया, बहरीन, यूएई, कुवैत, ठीक है नहीं, ये सऊदी अरब, ये सारे देश, 7 देश तुम्हारे इसमें मिलेंगे अरब देश में, और 8 देश इसमें होंगे तुम्हारे खाड़ी देश में। मतलब इतना समझ में आना चाहिए, मैं खाड़ी देश कह रहा हूँ तो ये वाले देश है, ठीक है। आगे मैं पढ़ाऊंगा खाड़ी देशों में हमला किया, खाड़ी देश है, खाड़ी देश इराक है, समझ में नहीं आता नहीं तो बहुत बच्चों के ना। तो खाड़ी देश का मतलब समझ जाना, ये देखो भारत है यहाँ पर, लोकेशन पता चल है। थोड़ा सा इसको वेस्ट में आओगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, फारस की खाड़ी मिलेगी। फारस की खाड़ी को टच करते हुए जो देश हैं उनको बोलते हैं खाड़ी देश। और अरब देश में कहूँ, अरब देश में इस तरफ के देश आते हैं, इस तरफ के खाड़ी देश भी आएंगे ही आएंगे, जो ये सऊदी अरब से टच कर रहे हैं ये वाले, ठीक है नहीं। एक ऊपर का ईरान वाला छोड़ देना, यहाँ से ये यमन, ओमान, ये वाला पूरा ये, इनको बोलते हैं अरब देश यहाँ पर, ठीक है, अरब देश बोलेंगे। और यहाँ पर जो फारस की खाड़ी को टच करते हुए देश हैं उनको बोलेंगे खाड़ी देश बोलेंगे, ठीक है, समझ गए। अच्छा, और एक स्कैंडिनेवियन देश कौन से हैं, ये भी बता देता हूँ थोड़ा सा। ये देखो, यहाँ पर देखोगे स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और यहाँ पर डेनमार्क है। तो इन 4 देशों को बोलते हैं स्कैंडिनेवियन देश बोलते हैं, क्योंकि स्वीडन में एक पर्वत है, स्कैंडिनेवियाई पर्वत है यहाँ पर, तो इसके आसपास के देश होने के कारण इनको स्कैंडिनेवियाई देश कहते हैं। तो ठीक है, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया और डेनमार्क हो गया। तो ठीक, बाल्कन गणराज्य, बाल्कन वाला बताया ना मैंने, ये वाला इलाका, ठीक, इस तरफ से तुम्हारा काला सागर है, भूमध्य सागर, एडियाटिक सागर, 3 ओर से पानी से गिरा है, तो ये तुम्हारा हो गया बाल्कन गणराज्य। और ये बाल्टिक गणराज्य यहाँ पर है, बाल्टिक सागर के बगल में लाटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया हो गया, ठीक है। और ये खाड़ी देश, ईरान, इराक, ये सब खाड़ी देश हुए। हाँ, फारस की खाड़ी के आस जो टच करते हुए देश हैं वो खाड़ी देश। अरब देश यहाँ पर ये वाले सऊदी अरब और उसके खाड़ी देश से लगे हुए कुछ देश, ये 7 देश इसमें आएंगे। तो इसमें ये वाले तुम्हारे अरब देश हो गए, समझ में आ गया बात। तो थोड़ा सा ये तुम्हारी मैप की स्थिति थी। तो आज इतना ही करते हैं। तो नई विश्व व्यवस्था, जो खाड़ी देशों पर हमला हुआ, ठीक है, इराक पर हमला जो हुआ उसके बारे में हम पढ़ेंगे, नई विश्व व्यवस्था क्या है इसको फिर पढ़ेंगे, ठीक है। इसको आज यहीं पर करते हैं फिर।